हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। लास्ट वीडियो में हमने जो सीटेट के 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब उसके बाद आज में जो रिमेनिंग पेडागोजी के क्वेश्चंस रह गए थे उनके आंसर का डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ तो आ जाते हैं बट जो देखते हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करती है। देखिए, बच्चे क्रिएटिव तो होते ही हैं मैथ्स से, ये तो सही होगा। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है बच्चों की मैथ्स से, ये भी ठीक है। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, ये भी ठीक है, तर्क पर आधारित होता है मैथ। यह हमेशा अभिसारी है, कन्वर्जेंट, अभिसारी कन्वर्जेंट नहीं होता मैथ जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है, मतलब अपसारी होता है, मीन्स ओपन एंडेड होता है, मैथ्स में खुल के सोचा जाता है, इसलिए ये डी गलत हो जाएगा। तो बाकी ए बी सी तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सप्तांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों की वीडियो दिखाती है। ये हम चाहे बच्चे के कितने ही अच्छे मार्क्स आए हैं, कभी भी उसको दूसरे बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक लग रहा है। बाकी थर्ड देखते हैं। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए कहती है, ये भी सही है। उन्होंने अपनी कक्षा में गणितज्ञ कोना बनाया है जहां विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं, ये भी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत होगा, यानी प्रभावी नहीं है, इससे तो बच्चे और डिमोटिवेट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, ये तो ठीक है। फिर गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि जब हम गणित में गलतियां करेंगे तभी तो हम आगे सीखेंगे। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, ये भी सही है, क्योंकि एरर्स कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं आगे की प्लानिंग करने में। लास्ट है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। कभी भी किसी बच्चे की जो एरर्स होते हैं उनको हमें ध्यान देना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। फोर्थ ऑप्शन है, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि यह विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। इसका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि मास्टरी लर्निंग के लिए असेसमेंट नहीं करते, क्योंकि ये बाकी के तीनों ठीक हैं और ये सही नहीं है, क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, बी तो ठीक है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। देखिए, मैंने पहले भी बताया है पेडागोजी को बच्चों के हिसाब से सोचना है, तो इसका सेकेंड बी और डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे के बारे में बता रहा है। स्वतः अधिगम में बच्चों को सेल्फ हेल्प करती है, सेल्फ लर्निंग में। और फोर्थ है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है। अब 36 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी, कम होंगी। देखिए, हमें तो मजबूत बनानी है ना, मजबूत हो जाएंगी, तो इसका सेकेंड ऑप्शन ठीक होगा। अब नेक्स्ट
अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं। विलोम शब्द जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि ये प्री नंबर्स हैं। जब हम बच्चा छोटा होता है तो हमें सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाने होते हैं, इन्हीं के थ्रू आगे बढ़ा जाता है। जैसे अधिक कम, लंबा छोटा, इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चे में कॉन्सेप्ट आते हैं। ये पूर्व संख्याएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं छोटे बच्चे के लिए। अब नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय का कारण होता है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान विषय है। देखिए दोनों गलत हैं। अब है थर्ड ऑप्शन, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है, क्योंकि ऐसा समाज मानता है कि लड़के अच्छा ज़्यादा करते हैं मैथ्स में, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए ये थर्ड ऑप्शन ज़्यादा ठीक है। फोर्थ, लड़कियों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं, लड़कों में, ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जन्म से एक से होते हैं, एबिलिटी दोनों में सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाएं शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति की निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? मतलब गणित टफ होता है, कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित बहुत ज़्यादा विस्तृत है, नहीं, ये गलत है। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, क्योंकि उसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, मतलब एक प्रॉब्लम को हम डिफरेंट मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, क्योंकि गणित में जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ज़्यादातर सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसकी प्रकृति जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसीलिए इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? ये तो फैक्ट बेस है, इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, तो जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये 6+6+6+6+3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, ये तो गलत होगा क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है उसने 3 बार 6 रुपये लिए और फिर एक बार 3 रुपये, तो स्पष्ट है ये तो। फिर बी ऑप्शन है, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये भी गलत है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, ये इसका सी ऑप्शन ठीक होगा, केवल सी, क्योंकि ये भी एक वैकल्पिक तरीका है जिससे हमें इस तरीके को विकसित करने में सहायक होता है ये। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा का सर्वोत्तम छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ा रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, ये गलत है। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी वही है। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गोटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं, ये थर्ड ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें लर्निंग एड्स है उनका यूज़ हो रहा है, तो उसके थ्रू जो है वो
ज्ञान का निर्माण हो रहा है, बच्चे स्वयं कर रहे हैं। शिक्षा ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। ये भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे लर्निंग एड्स से लर्निंग होती है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। चलिए नेक्स्ट 43। निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद का सबसे उपयुक्त तरीका है? देखिए, फर्स्ट हो जाएगा विभाजन विधि, फिर एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य विधि, थर्ड है भिन्न डिस्क का प्रयोग। मैंने पहले बताया कि लर्निंग एड्स के थ्रू लर्निंग ज़्यादा इजी होती है और स्पष्ट होती है। इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, भिन्न डिस्क का उपयोग। जो फ्रैक्शन डिस्क आती हैं, देखिए इस टाइप की होती हैं। चलिए नेक्स्ट। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखना। बहिर्वेशन ये वाला ठीक होगा, प्रोजेक्टिंग आइडियाज़। नेक्स्ट, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणों सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में से 1 जोड़ने के रूप में करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदु यानी डॉट्स को गिने बिना यह बताने में सक्षम होता है कि वह 4 है। इसका सेकंड ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो सिमिलर है, ये थोड़ा डिफरेंट भी है। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो पेडागोजी के थे। लास्ट वीडियो में मैं मैथ्स के कंटेंट के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।